नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई यूनिट जिसमें देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में। सबसे बेसिक यूनिट आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ। माई सेल्फ राकेश आप के लिए लगातार वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ये आपका ट्रांसफार्मर है, इस तरह से इंग्लिश में इसको ट्रांसफार्मर इस तरह से लिखा जाता है और साथ में इसको हम अक्समर इस तरह से भी लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल की जो मशीनें हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एसी और डीसी। तो इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी यानी कि जो टाइप्स है सप्लाई के एसी और डीसी, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे एसी और डीसी मशीनों की बात करें तो देखिए एसी के मोटर होती हैं और जनरेटर होता है, लेकिन एसी में एक तीसरा और होता है यानी कि इनसे अलग, वो होता है आपका ट्रांसफार्मर। यहाँ पे डीसी में भी आप इसी तरह से देखोगे तो यहाँ पे मोटर और साथ में जनरेटर होता है। तो इस तरह से हैं, लेकिन मोटर और जनरेटर तो आपको पता ही है दोनों सप्लाईज में वर्क करते हैं, यानी कि एसी में भी और डीसी में भी। यहाँ पे तीसरा जो अलग ही है वो आपका है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ट्रांसफार्मर की टर्म्स डेफिनेशन अपन देखें कि एसी में काम करता है, ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है कि ट्रांसफार्मर की जो डेफिनेशन है उसमें हम ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है उसका रूपांतरण करता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, और वो भी जो चेंज करता है वो भी इलेक्ट्रिकल होती है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट इनपुट लेता है, इलेक्ट्रिकल ही आउटपुट देता है। तो इस तरह से इसका आउटपुट दोनों जगह सेम रहता है यानी कि इलेक्ट्रिकल ही रहता है। अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ये 3 मोड पे करता है। ये एक आपका जैसे ट्रांसफर जो करता है ये एक्चुअली वोल्टेज का करता है। तो वोल्टेज का जो ट्रांसफॉर्म करता है उस टाइम पे इसकी जो करंट वैल्यू है तो वो भी इसमें क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो करंट भी इसमें ट्रांसफ़र होती है यानी कि चेंज होती है, वोल्टेज भी चेंज होता है, करंट भी चेंज होती है साथ साथ। अब जो थर्ड फैक्टर है वो एक अलग ही है आपका, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ये क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट क्या मतलब ये है कि एसी में जो है फ्रीक्वेंसी एक इंडिया के रेस्पेक्ट में जो है वो आपकी मानी गई है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज और यूएसए और जो अदरवाइज हैं यानी कि जापान वहाँ पे आपके है 60 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का जो है ये अलग जो आपका है 50 हर्ट्ज आपको कंफर्म याद रखना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी में एक जो साइकिल होता है उसमें वो 25 टाइम्स यानी कि पॉजिटिव और 25 टाइम्स आपके नेगेटिव टाइम साइकिल लेती है। तो एक साइकिल में जो है 50 चक्कर प्रति सेकंड ये होता है, यानी कि एक सेकंड में 50 चक्कर काटती है। तो 50 चक्कर एक चक्कर में जो है आपके एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव होता है। तो इस तरह से 50 बार ये चक्कर काटती है, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 50 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी इसमें रहती है कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ एसी। और इन केस ऑफ डीसी जो है जो आपका है ट्रांसफार्मर में जो डीसी में जो क्या है फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो ये डीसी में काम नहीं करता है, एसी में काम करता है। इसका कारण है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है ये जो है मतलब वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की स्थिर होती है। तो इस तरह से ये 3 फंक्शन एक साथ करता है कि यहाँ पे ये आपका है। कुछ फीचर्स और भी हैं जैसे फ्लक्स है, वो भी इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन फ्लक्स क्या होता है कि जो नेट फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि सर्कुलेट करता है फाई इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसको बोलते हैं फाई। तो यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम एफ, करंट को बोलते हैं हम आई और वोल्टेज को बोलते हैं हम वी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें कांस्टेंट है, 2 चेंज होती हैं, 2 ये आपके हैं चेंज होती हैं जो वोल्टेज और करंट। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है, जैसे जैसे मोटर घूमती है, जनरेटर घूमता है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, घूमता नहीं है, ये इनसे अलग है। अलग कैसे है कि ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन तो हमने देखी है। अब ट्रांसफार्मर कैसा है, क्या मशीन किस टाइप की है, तो यह है स्टैटिक मशीन। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तो स्थिर मशीन है। स्थिर मशीन का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर में जो है रोटेशनल जो पार्ट है यानी कि रोटेशन जो है
वो इस यहाँ पे नहीं होता है, तो रोटेशन नहीं होता है। तो इसमें जो है एयर फ्रिक्शन और जो भी आपके फ्रिक्शन लॉसेज हैं वो इसमें नहीं होते हैं, यानी एयर फ्रिक्शन लॉसेज या जो भी जो घर्षण से जो लॉस होते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं घर्षण को, तो ये लॉस यहाँ पे नहीं होते हैं। तो और जो है आपका अब जो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि एक स्टैटिक डिवाइस है जो है एनर्जी को जो है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करता है। तो यहाँ पे जो पावर है, ये दो चीज़ें, एक एनर्जी एक पावर, तो एनर्जी का जो चेंज करता है, और पावर जो है इसकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि पावर जो है कांस्टेंट इसलिए रहती है कि रीजन क्या है कि जैसे पावर का सूत्र होता है VI, हम पढ़ते हैं इस तरह से, ये आपका DC में होता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर जब काम कर रहा होता है वो AC में काम करता है VI cos phi। तो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे P = VI cos phi। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक वोल्टेज और एक करंट, और अब तीसरी चीज़ निकल के आई है वो है cos phi, यानी कि पावर फैक्टर। अब जो पावर फैक्टर है वो ओनली ये AC में काम करता है, यानी कि इस तरह से। तो यहाँ पे एज्यूम जो है DC के लिए होता है पावर का फॉर्मूला, ये पावर का फॉर्मूला आपका AC के लिए। अब यहाँ पे अगर पावर ऑफ एज्यूम भी करना चाहो तो DC का जो पावर फैक्टर है वो हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं। अब ऐसे ही AC में क्या है, AC में जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू जो है वो या तो अप होगी या डाउन, जिसको हम बोलते हैं लीड और यहाँ पे लेग। तो इस तरह से दो वैल्यू होती हैं पावर फैक्टर की, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे AC में क्या होता है, एनर्जी और पावर में जो रिलेशन होते हैं, यानी इसका पावर जो कांस्टेंट रह जाता है। तो यहाँ पे रीज़न यही है कि अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पे 100 वोल्ट है प्राइमरी साइड, करंट है 5, पावर फैक्टर आप थोड़ी देर के लिए 1 मान लें, तो यहाँ पे जो है आपका इस तरह से ये टोटल पावर होगी आपकी 500, और जो इसका जो आउटपुट है वो आपका होता है किलो वोल्ट एम्पियर, यानी कि जो वो वी की जो यूनिट है, यानी कि 100 जो वोल्ट है उसकी यूनिट वी, और एम्पियर की 5 जो है A, और इस तरह से इसको KVA में। तो बड़ी मशीनों की जो रेटिंग है वो भी आपको अलग से लिखनी होती है, वो वाटेज में नहीं होती है, ये होती है वोल्ट एम्पियर रिलेशन में, तो इसको बोलते हैं हम KVA। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ती जाती है तो MVA इस तरह से आती है बड़े पावर ट्रांसफार्मर की, और ये आपके छोटे ट्रांसफार्मर हैं जो KVA में आते हैं। अब यहाँ पे अगर जैसे मान के चलिए 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट की जगह और मान के चलिए 80 वोल्ट ले रहे हैं, तो 100 वोल्ट की जगह अगर आप वोल्टेज कम करें तो आपका जो वोल्टेज है, जैसे मान लें 50 वोल्ट कर दिया हमने, तो करंट इसके जो है रेस्पेक्टिव 10 एम्पियर हो जाएगी। यानी कि जब वोल्टेज जब कम होता है तो करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आप यहाँ से देख पा रहे हो। तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए, यानी कि आपको पावर जो है वही रिमेनिंग पावर रह जाएगी, यानी कि 500 kVA। तो 500 kVA पावर रखने के लिए आपको वोल्टेज को अगर आप कम कर रहे हो तो करंट को आप बढ़ा रहे हो। यहाँ पे हम एक जो है ये देख पा रहे हैं। दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए वोल्टेज क्या है, यहाँ जैसे 50 था तो और अपन ने 100 किया, तो वोल्टेज हमने बढ़ाया, तो करंट पहले 10 थी, बाद में कितनी हो गई 5, तो करंट क्या हो गई कम। तो इस तरह से दोनों ही रिलेशन ठीक होते हैं, इसमें दोनों ही रिलेशन मतलब मान्य होते हैं, यानी कि दोनों ही रिलेशन पे ये ट्रांसफार्मर काम करता है। तो इन रिलेशन को क्या बोलते हैं कि जैसे वोल्टेज घट रहा है करंट बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रही है, इन रिलेशन को बोलते हैं स्टेप, यानी कि या तो स्टेप अप हो रही है या स्टेप डाउन हो रही है। तो ट्रांसफार्मर का जो मेन जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, और इसी के आधार पर हम ट्रांसफार्मर के टाइप्स भी देखते हैं। तो यहाँ पे पावर का तो आपको पता ही है, ये पावर होती है, तो कुछ इस तरह से इसमें वोल्टेज और करंट चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। तो अब जो हम है इसमें देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर की जो टाइप्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर अक्सर लिखेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे ये मेनली वोल्टेज और करंट के रिलेशन के आधार पर कि स्टेप अप और स्टेप डाउन। देखिए स्टेप अप का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो प्राइमरी साइड की जो टर्न्स हैं वो, और जो सेकेंडरी साइड के टर्न्स हैं वो, यानी कि N1 प्राइमरी के हो गए, N2 सेकेंडरी के हो गए। तो स्टेप अप करने के लिए देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट डायग्राम देखते हैं अपन यहाँ पे। तो सर्किट डायग्राम में जैसे आपको बेसिक जो ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हम कुछ इस तरह से दो वाइंडिंग देखते हैं, एक है आपकी और दूसरी जो इस तरह से मैग्नेटिक मीडियम होता है, कोर बोलते हैं इसको, और इस तरह से यहाँ पे आउटपुट होता है और इस तरफ जो है इसका इनपुट होता है। तो इस वाइंडिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी और इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी। मान के चलिए जैसे यहाँ पे हमने टर्न्स की संख्या हमारे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको जो वोल्टेज जो भी आएगा यहाँ पे V1 और जो इसमें वोल्टेज जो बनेगा जो V2 है ना, तो वो डिपेंड करता है इनके टर्न्स पर, यानी कि
जो है वो इसके जो है टर्न्स हैं, यानी कि वोल्टेज उतना ही बनेगा जितने टर्न्स हैं, इसमें वोल्टेज उतना बनेगा जितने इसके टर्न्स हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो बनने वाला है वो आपका V1 है, यानी कि वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है वो, और साथ में जैसे इसमें जितना EMF बनेगा वो इसके टर्न्स के समानुपाती होता है। EMF होता है यहाँ पे E, तो यहाँ पे हो जाएगा E, यानी कि E1 यहाँ पे N1 पे डिपेंड करता है, यहाँ पे E2 जो है N2 पे डिपेंड करता है मतलब इस तरह से। तो हम इसको बराबर भी लिख सकते हैं इनकेस। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिलता है कि E1 बाई E2 बराबर V1 बाई V2, इस तरह से हम लिख सकते हैं बराबर N1 बाई N2, यानी कि तीनों एक से ही लिखे जाते हैं। लेकिन अब जो करंट है इनकी कुछ चेंज होती है, तो वो इसके रिवर्स होती है, यानी कि I2 बटे I1, इसको हम बोलते हैं यानी कि इसको बोलते हैं हम 1/K, या इसको जो है सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है, यानी कि सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपको प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी, तो ये आपका 1/K आएगा। तो आपको इसको ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोलते हैं, आप ट्रांसफॉर्मर रेशियो यानी कि रूपांतरण गुणांक या अनुपात। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर N1 के टर्न्स जैसे 100 टर्न्स हैं, तो N2 में जो टर्न्स हैं मान लीजिए 200 हैं, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है मान लीजिए 250 वोल्ट जो अप्लाई किया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका रेशियो है डबल, तो 250 का ये हो जाएगा 500 वोल्ट। तो ये इस तरह से होता है इसका रिलेशन। मान के चलिए यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया 250 वोल्ट, और अगर मान लीजिए यहाँ के टर्न्स हो गए अब जो है सेकंड पोजीशन में, मान लीजिए ये 50 टर्न्स हैं, तो इसके 50 टर्न्स के बजाय अब क्या हो जाएगी, कंडीशन जो बदल जाएगी, यानी कि 250 वोल्ट पे अब जो है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 125 वोल्ट। तो ये कैसे होता है, इसके रिलेशन के लिए ये आपको फॉर्मूला आता है